दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भर्ती बोर्ड और आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर है वाराणसी में। दोस्तों 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है और ये केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन चला रही है। और इसी तरह का एक अन्य स्किल इंडिया मिशन, जिसको कि भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहा जाए, 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। तो ये वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है, ये उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ई पेंशन पोर्टल, तो 1 मई 2022 को आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है, इंटरनेशनल लेबर डे। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। और आप जान लीजिए कि ये पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया है और इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अगला है दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो आप जानते हैं 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है और इसकी लागत कितनी है, 7,766.80 करोड़ रुपए। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये भरतकूप चित्रकूट के से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति कुदरैल इटावा के निकट होगी। और महत्वपूर्ण ये है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कौन कौन से जिले शामिल हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो ये 7 जिले हैं, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत शामिल हैं। और एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, विरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर नदियां हैं। और दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित और सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ेगा। अगला है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कार्यक्रम है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता, ये 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, ये सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया और उत्तर प्रदेश को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगरा शहर दूसरे स्थान पर है और जल प्रबंधन, जल संरक्षण में वाराणसी पहले स्थान पर है। कोविड नवाचार पुरस्कार वाराणसी को मिला है और कोविड नवाचार पुरस्कार में सहारनपुर,
पहले स्थान पर चौथे राउंड में पहुंचा है और स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार वाराणसी को मिला है। तो वाराणसी जल कोविड नवाचार पुरस्कार और स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ या अग्रणी जिला रहा है। आइए देखते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता यानी अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया है। 41 स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश को 13वां स्थान मिला है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। तो याद रखिएगा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में अचीवर यानी लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 13वां स्थान मिला है। अगला है ऑपरेशन कायाकल्प क्या है। तो दोस्तों, राज्य के लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षा, खेल मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला और कला कक्षों और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2019 में की गई थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो दोस्तों, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जा रहा है और ये देश भर में स्थापित होने वाले 6 केंद्रों में से एक होगा और लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। दस्तक अभियान क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान अप्रैल 2022 में शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि को दोस्तों ये देखिए बुकर पुरस्कार मिला है और आप जानते हैं कि गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार मिल गया है और टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया था और अंतिम रूप से इसे पुरस्कार मिला है। और रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में डेजी रॉकवेल ने किया है और आप जान लीजिए कि गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश में 1957 में मैनपुरी में इनका जन्म हुआ था और ये भारत की महान कथाकार और उपन्यासकार हैं। तो ये भारत के लिए महान उपलब्धि है। बुकर पुरस्कार हिंदी की किसी कृति रेत समाधि को इसके अंग्रेजी संस्करण टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। तो देखिए दोस्तों, 7 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट हस्ताक्षर हुए हैं और अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और वर्तमान में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित हैं जबकि 10 हवाई अड्डों पर विकास का कार्य चल रहा है। तो अयोध्या में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हो गया है और इसके लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, जेम पोर्टल जिसको है, जेम पोर्टल से खरीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और वर्ष 2016 में सरकारी खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जेम पोर्टल लॉन्च किया गया था और जेम पोर्टल पिछले 5 वर्षों में सरकारी खरीदारी में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश रहा है। लोक निर्मला सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो शारदा सिन्हा लोक गायिका हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्मला सम्मान प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया है और शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो उत्तर प्रदेश को दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जो है 29 मार्च को पुरस्कारों का वितरण किया और जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है और उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को मिला है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया है। और अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर रामापति शास्त्री ने किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन ये 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया और सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन आयोजित किया गया है और अंतिम बार यह वर्ष 1994 में आयोजित किया गया था। 2022 में ये आयोजन हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुनः जो है ये प्रयागराज में किया गया और ये यहाँ पर आयोजित होने वाला 7वां सम्मेलन था। उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने दोस्तों महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली प्रदेश की 2 महिलाओं को, आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार दिया है। आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 तो ये वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित हुआ और ये 48वां संस्करण था। इस मेले का आयोजन महाराणा बनारस विद्यान्यास और ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है और ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण शैली है। बैजू बावरा मध्यकालीन भारत के प्रमुख ध्रुपद संगीतकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ पर संचालित किया गया है, निर्मित किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के AP सेन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया। इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है क्योंकि इस बूथ पर जो आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई है। देखिए, रोबोट से ऑपरेशन तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन सफल रहा है और PGI लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। स्वदेशी सर्च इंजन गूगल की तरह ही एक नया आविष्कार किया गया है, भारत सर्च। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है फरवरी 2022 में और गूगल की तरह भारत सर्च नेट एल्गोरिदम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। तो दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कंपनी भारत टेक ने भारत सर्च नाम के स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया है। देखिए, एक परियोजना है वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना। ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 में डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है और 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ अन्य कई मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। देखिए, मेड इन इंडिया परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को
आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कन्नौज अपने इत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे राइटिंग विद फायर को ऑस्कर 2022 के लिए फरवरी 2022 में नामित किया गया है। ये पुरस्कार जीतने में असफल रही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइटिंग विद फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। इसका निर्देशन रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष द्वारा किया गया है और खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विद फायर ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड और स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। और देखिए इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर आयोजित जो झांकियां आयोजित की जाती हैं उसमें किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था, तो ये था उत्तर प्रदेश की झांकी को। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम जब घोषित किए गए तो इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आयोजित झांकी को पहला स्थान दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया है, तो दोस्तों 2022 में 2021 के लिए ये सम्मान रांची के कथाकार शिव मूर्ति को दिया गया है। ब्रज की 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग विकास की घोषणा की है और ये मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह निर्मित किया जाएगा। और दोस्तों देखिए मथुरा के अलावा ये मार्ग राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरेगा और इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। देखिए मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल का नाम बदला गया है, किसके नाम पे, जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय किया है। और आप जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS रहे हैं और उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जा रहा है। आगरा मास्टर प्लान 2031 क्या है, तो आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया और इसमें पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना में। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को किया है और इस विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान और खेल प्रौद्योगिकी के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण और शोध कार्य संचालित किया जाएगा और भारत का पहला ऐसा खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए 54वें दीक्षांत समारोह पर, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया और इन डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये है लखनऊ में। दोस्तों देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला लखनऊ में 26 दिसंबर 2021 को रखी है। आइए देखते हैं वाराणसी में कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया
और रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ किया गया। और उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस संयंत्र रामनगर वाराणसी में स्थापित किया गया है। निपुण भारत निगरानी केंद्र, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन 19 दिसंबर 2021 को किया है। और ये शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग कम आउटकम मैप और बेस्ट निपुण भारत परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया है। बांसुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन 17 से 19 दिसंबर के बीच किया गया है। और इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज कराया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। मेडटेक, तो मेडटेक क्या है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा लखनऊ के एसजीपीजीआई में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास 1 अगस्त 2021 को किया गया। रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास 29 जून 2021 को किया गया है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अखिल भारतीय मेयर्स सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया 17 दिसंबर 2021 को। और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस सम्मेलन का विषय था नया शहरी भारत। अगले प्रश्न पर आते हैं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। और ये वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है। यह मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में था, जिसे अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत कर दिया गया है। अगला है विशेष शिक्षा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। और विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और एकेडमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नोएडा में निर्मित किया जाएगा। और इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI 172 भी यहाँ टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा। देखिए, गोरखपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर 2021 को। इनमें गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ये सभी गोरखपुर में शामिल किए गए हैं। इनका उद्घाटन किया गया है। मंत्रा ट्रैकिंग ऐप क्या है? दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं और मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण दिसंबर 2021 में किया है। और यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय विध विश्वविद्यालय का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया जा रहा है? तो प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विध विश्वविद्यालय का नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विध विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय विध विश्वविद्यालय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण
कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, दोस्तों देखिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर जिले में पुनवारका ग्राम में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है और ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 का अनुमोदन किया है और गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। अगला है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तो दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण 29 नवंबर 2021 को किया है और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये लखनऊ शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति 2020-25 के प्रमुख उपबंधों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25 के प्रख्यापन का निर्णय 23 नवंबर 2021 को लिया है और ये बहुत बड़ी निर्यात नीति है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश 2020 से 25 के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स और टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन और दरी, ग्लास एवं सेरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी और आईटीईएस, इसके अलावा मेडिकल, वेन्यू, ट्रेवल्स और लॉजिस्टिक्स हैं। देखिए रक्षा उपकरण इकाई और 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये झांसी में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम का समापन इसमें परियोजना का लोकार्पण किया। और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा रक्षा उपकरण इकाई और जिले के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये नोएडा में स्थापित किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का नोएडा में उद्घाटन किया गया है और ये टावर अपने धरातली स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टावर में जो फिल्टर हैं वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेते हैं और इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है। देखिए दोस्तों अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इस सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग और गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। और दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो आजमगढ़ में। और आप देख लीजिए कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है और उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग इसकी कार्यदायी संस्था है। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो देखिए दोस्तों अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर यह दीपोत्सव आयोजित किया जाता है और 5वें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए, जिनमें से लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। बटेश्वर पशु मेला, तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है यमुना नदी के तट पर। और दोस्तों ये भारत का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना और शैरीपुर के तट पर 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित किया गया है, तो महत्वपूर्ण है। अब फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और आप जानते हैं कि 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर, तो ये 1 नवंबर 2021 को सीएम योगी ने लॉन्च किया है। इसका निर्माण आईओसीएल द्वारा किया गया है और इसे इंडन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से ये आयोजन किया गया और इसमें 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया गया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का उद्घाटन भी किया है। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया है। तो कौन कौन से हैं ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है कुशीनगर में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को किया है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन गया है। अब देखिए दोस्तों, 6वीं बटालियन का गठन। तो हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6वीं बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और अब देखिए 5 बटालियन गठित की गई थी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर। अब ये 6वीं बटालियन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल बटालियन स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 किसे दिए गए हैं? तो इस उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मान का साहित्य संस्थान का दोस्तों भारत भारती सम्मान पांडे शशिभूषण सितांशु अमृतसर को दिया गया है और 2019 के लिए पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला जो कि मुंबई की हैं उनको दिया गया था। लोहिया साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए का डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपए का भगवान सिंह गाजियाबाद को और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, इनको दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए का डॉक्टर देवेंद्र दीपक को भोपाल के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है और अवंतीबाई साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए का डॉक्टर क्षितेश आलोक नोएडा को प्रदान किया गया है और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान 5 लाख रुपए का ये गुजरात के प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को हिंदी के विकास और प्रसार के लिए दिया गया है। एक प्रश्न है कि दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। एक जो है कार्यक्रम है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। तो उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के अति गहन कुपोषित यानी सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मध्यम अति कुपोषित MAM के बच्चों के सुधार में पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। अगला है 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भारतीय जीव वैज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वां बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है और इसे कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें ये पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है और आप जान लीजिए कि शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों सर्वोच्च इस संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार 5,01,000 रुपये का ये लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर विशन लाल गौड़ गाजियाबाद को, महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी को और महर्षि नारद पुरस्कार आप देख सकते हैं कि ये पुरस्कार महर्षि नारद पुरस्कार ये चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर नागपुर महाराष्ट्र को दिया गया है।
अब आइए आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना। तो 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा और प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति दी है। तो ये कौन कौन से हैं? आगरा और प्रयागराज में 2 औद्योगिक क्लस्टर निर्मित करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को मिली है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती आदि के लिए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्डों और आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में यूपी करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।